दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती, देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। आज बात हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, जो उनको बहुत सारी गालियां मिलती है, जैसा कि वो जिक्र भी किए राज्यसभा में अपने भाषण में। राष्ट्रपति के अभिभाषण को संबोधित करते हुए जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें बहुत लंबी तकरीर की और उस तकरीर में उन गालियों का भी जिक्र किया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस टाइप का जो उन्हें विपक्ष के नेता लोग जो बोलते हैं उसके विषय में उन्होंने अपनी बातें रखी, बहुत लंबी चौड़ी बातें रखी। सवाल ये नहीं है कि गाली किसने दी, सवाल है क्यों दी। क्या पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक पॉलिटिकल मजबूरी बन चुका है? विरोध और अपमान के बीच रेखा कौन पार कर रहा है? गाली राजनीति का हिस्सा है या गुस्से का परिणाम? आज हम भक्त या विरोधी नहीं, सिर्फ सच की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी विषय पे डिबेट है और उस डिबेट में कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा और बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव हैं और पत्रकार के तौर पर जो पक्ष में है हर्षवर्धन है और विपक्ष में जो है वो आशुतोष है। तो आज इसी विषय पे बातें होने वाली है। तो आइए डिबेट का लुत्फ उठाते हैं और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सही कौन और गलत कौन। मेरा मानना है कि सही और गलत दोनों तरफ से हो रहा है। गालियां इधर से भी मिल रही है, गालियां उधर से भी दी जा रही है। दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, बैलेंस चल रहा है मामला। चलिए डिबेट का आनंद लेते हैं। काम करने का अक्सर यही सिला मिला है, जो आगे बढ़ा है सदा वही जला है। लोकतंत्र के अंदर आलोचना की बहुत स्वागत है, पर अगर वो आलोचना अपमान में बदल जाए तो उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगातार देश में देखा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विपक्ष लगातार उनको पर्सनल अटैक करना, उनको गालियां देना, उन पर आक्षेप लगाना और उनको भद्दी बातें कहने का एक क्रम चलाए हुए है। पर ऐसा किस लिए किया जा रहा है और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? कभी उनको यमराज कहा जाता है, कभी उनको खून की दलाली कहा जाता है, कभी उनको हिटलर, कभी उनको औरंगजेब, कभी उनको चाय वाला, कभी उनको नीच। देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस प्रकार की भाषा वो दिखाती है कि देश का विपक्ष एक हताशा के माइंडसेट में है। पर इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि देश का विपक्ष एक एलिटिस्ट माइंडसेट में भी है। देश का विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे देश के अंदर एक सामान्य परिवार से आने वाला, एक गरीब मां का बेटा, एक साधारण परिवेश से आने वाला वो देश का प्रधानमंत्री बन गया और इस देश की राजनीति की परिभाषा को उसने बदल दिया, देश की विकास की भाषा को उसने बदल दिया और इस देश की आशा को उसने बदल दिया। जब ऐसा हुआ तब इस देश के अंदर जो वाइन एंड डाइन वाले थे, जो इस देश को अपना मालिक मानते थे, जो इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, वो लोग देश के प्रधानमंत्री को गालियां देने पे उतर आए। वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी मन की कुंठा से अपमानित करने पे आए। आज जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला जाता है तो उनको नीच कहा जा रहा है। जब देश की टॉप इकोनॉमी बन रही है तो उनको मौत का सौदागर कहा जा रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत देश के अंदर घुस करके कर रहा है तो उनको खून की दलाली कहा जा रहा है। हम भी अंजना जी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आलोचना का स्वागत है, पर अगर गाली देने की मशीन विपक्ष बन जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, जो विपक्ष को रोकना चाहिए। जबरदस्त ओपनिंग, बैट्समैन ने गजब पारी खेली है भाई, बहुत अच्छा। ये सिद्धार्थ यादव है, तो ये अपना पक्ष रखे हैं क्योंकि डिफेंड करने के लिए आए हैं। लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं बताऊं कि ठीक है, गालियां जो मिली है प्रधानमंत्री जी को वो अक्षम्य है, गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन खुद प्रधानमंत्री जब इस तरह के शब्द और मर्यादित शब्द यूज करते हैं विपक्ष के नेताओं के लिए, वो कितना सही है? इनके मुंह से निकला हुआ यह शब्द है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर के लिए कहा था, थरूर साहब की पत्नी के बारे में, ठीक है ना। हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी के लिए, ये सब शब्द क्या सही हैं? नहीं है। जब उच्च स्तर से इस तरह की बातें आती है ना, बड़े बड़े नेताओं से जब इस तरह की बातें आती है तो नीचे वाले नेता तो फिर खुलेआम सारी बातें इस तरह की करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, दोनों तरफ से ये नहीं होना चाहिए था। इन लोगों को राजनीतिक लोकतांत्रिक बातें करनी चाहिए थी, जन कल्याण के लिए जो काम है वो करने चाहिए थे। ये बयानबाजी, बयान के तीर नहीं चलाने चाहिए थे। आइए सुनते हैं डॉली शर्मा का जवाब। डॉली शर्मा क्या बोलती है। लेकिन इधर से भी धुआंधार बल्लेबाजी होने वाली है और डॉली शर्मा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की इज्जत, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत इज्जत है, बहुत उनका मान है, बहुत उनका सम्मान है। लेकिन विपक्ष में बैठकर हम सरकार का ढोलक और मंजीरा नहीं बजा सकते।
हम सवाल पूछेंगे। और अगर 3 महिलाएं महिलाओं की इज्जत पर सवाल पूछना चाहती हैं, गायब होती महिलाओं पर सवाल पूछना चाहती हैं, प्रदूषण पर सवाल पूछना चाहती है, बेटियों की इज्जत आबरू पर सवाल पूछना चाहती है, तो उनका हक है। और वेल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिलाएं आई। हमेशा से जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे, पूरी की पूरी भाजपा वेल में उतर आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी रोए नहीं, कभी इस तरीके की चीजों के पीछे छुपे नहीं। वो देश के सवालों के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। और युवा बैठा है, इस देश का युवा सामने बैठा है। आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवा जूझ रहा है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या आपके भविष्य पर? ना जाने कहां कहां से कर्जा लेके आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछेंगे नौकरी पर, बेरोजगारी पर? अरे कब तक रोते रहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, और उसके बाद रोता कौन है? जो इस देश की सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठा है, वो व्यक्ति रो रहा है। अगर आप रोएंगे तो वो बच्चियां जिनका बलात्कार हो रहा है वो क्या करेंगी? जो परिवार जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, 807 दिल्ली से हो गए, देश की कैपिटल राजधानी से हो गए, वो लोग क्या करेंगे? ये बेरोजगार युवा क्या करेगा जो पढ़ रहा है और आपसे नौकरी के लिए उनकी आंखें खोल खोल कर वो ये देख रहा है अब हमारी पढ़ाई खत्म होगी, अब हमें नौकरी मिलेगी। वो किसान जो बार बार जिसे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, लेकिन वो किसान इस देश का रोया नहीं, हाँ, हमें मार दिया, हमें खालिस्तानी कह दिया, हमें ये नहीं किया इस देश के किसानों ने। वो बैठे रहे बॉर्डर पर, अपनी बात उठाते रहे, अपनी बात कहते रहे। जब परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, जब अग्निवीर जैसी स्कीमें लाते हैं, जब लगातार समय समाप्त हो गया। सॉरी, ये वाला बहस का तरीका जबरदस्त। वाह, दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने गजब कर दिया है। अब दोनों नहीं, अभी अब मुझे पता है जी है कि दिल है कि मानता नहीं, और बोलने की फितरत है कि रुकती नहीं। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाइए, लगता है वो बोलेंगे, उसके बाद से फिर रिबटल राउंड होगा, सभी को एक एक। विरोध का मतलब गाली नहीं होता। भाषा जब गिरती है तो मुद्दे खो जाते हैं। आइए सुनते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और आशुतोष को। मिनट का समय मिलेगा इस पर बोलने का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि क्या विपक्ष जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप नहीं, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होता है तो उससे थोड़ा और पीछे जाए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला होता रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता, एक बार कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव दे देना, लेकिन कुल्हाड़ी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो हर बार गाली को 2 किलो 1 क्विंटल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियों से ऊर्जा मिलती है फिर भी आप गाली देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और 2007 का विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। मौत का सौदागर ने चुनाव बदल दिया, उसके बाद नीच ने चुनाव बदल दिया, चाय वाले ने चुनाव बदल दिया। इस सब के बावजूद अगर विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, और अगर वो मुद्दे जिनको आप कहते हैं नौजवानों के मुद्दे, देश के मुद्दे, ट्रेड के मुद्दे, डिफेंस के मुद्दे, अगर वो मुद्दे उठाने की आप में क्षमता नहीं है और बार बार नरेंद्र मोदी आते हैं अपने भाषण के बाद देश को कन्विंस कर ले जाते हैं, एक के बाद एक चुनाव लगातार वो जीतते चले जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आपका अपमान नरेंद्र मोदी के लिए जनता के जो उनकी नजर है उसमें सम्मान बनता चला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है 240 पे आता है, उसका बाद एक विधानसभा चुनाव, क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ जनता का अपमान कर रहे हैं क्या? ये बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से यहां तक पहुंचा, वो एक मॉडल लेकर आता है तो आप राज्य का अपमान करने लगते हैं, गुजरातियों का अपमान करने लगते हैं। एक व्यक्ति की जाति को निकालकर आप अपमान करने लगते हैं, देखो ये तो सब कुछ बेच देगा, कारोबार कर ले जा रहा है। यानी जिस चीज की प्रशंसा देश कर रहा है, जिससे लोगों को लगता है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आप उस पर कहते हैं। एक व्यक्ति दुनिया के मंचों पर अगर खड़ा होता है, दुनिया के हर देश का सम्मान लेकर आता है, तो आप कहते हैं अरे ये तो कोई 10,000 वाला देश है, जेसीबी में इतने लोग खड़े हो जाते हैं। इस तरह से विपक्ष आलोचना करता है। जरा सोचिए, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, पूरा देश उसमें जाने कितने मुद्दे हैं, लेकिन शायद मुद्दों पर राजनीति करने की विपक्ष की क्षमता समाप्त हो गई। न नेहरू जी पर ऐसे हमला हुआ, न इंदिरा जी पर हुआ, न आज तक किसी प्रधानमंत्री पर हुआ जितना नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाता है। बहुत अच्छा। चलिए अब आशुतोष जी, ओवर टू यू इस विषय पर। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी से भी हमारा यही रिक्वेस्ट था। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में तो बोल दिया, उन्हें इतनी गालियां मिली, प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई गालियों का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि वो तो पत्रकार है, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। चलिए आशुतोष को सुनते हैं। मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट, आप ही की टीम से बोल रहे हैं।
आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। काश हमारी संसद एक इंसान होती तो वो जरूर कहती कि मेरा कितना अपमान रोज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इंसान है इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? तो फिर किसका चरित्र बचेगा? और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष के देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर यह है तो मुझे लगता है भारत की सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश संसद एक इंसान होती और अपनी पीड़ा कह पाती। जबरदस्त, वाह। मतलब मुझे लगता है ऑपोजिशन की तरफ से अपमान के मुद्दे पर स्टिक करके बोले। इन दोनों से कोई सवाल आप लोगों का? रामकृपाल जी? हाँ। गाली से वोट मिलता है या सिंपैथी? राजनीति में असहमति हो सकती है, असभ्य नहीं। देखते हैं और डिबेट में क्या बचा है। आशुतोष जी ने ये जो संसद की बात उठाई है, हाँ। निश्चित रूप से दुखदाई रहा है और मैं कहूँगा कि दोनों पक्षों की तरफ से रहा है। लेकिन इसी पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस देश की संसद इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसका अपमान और तमाम चीजें, एक जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं, अखबारों में एक खबर छपती थी, लोकतंत्र की हत्या। ये पिछले 70 सालों से मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या होती ही रहती है, लेकिन आज तक लोकतंत्र जिंदा है। ऐसे ही संसद का माना अपमान, जो कुछ भी है, संसद फिर भी संसद रहेगी और संसद की संप्रभुता आगे रहेगी। बस एक बात और कह रहा हूं, दुखद इस बात का है कि आंसू जो कह रहे थे सही कह रहे थे कि शुरुआत अगर कहीं से गलत हुई थी तो उसके उत्तर में जिस तरह से जो चीजें कही गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इस बात को कहा भी है किसी और मौके पर, कि उसके बाद जो कहा गया तो दोनों पक्षों का जो स्तर था वो बहुत ही गिरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीज हो गई है कि अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपके तर्जे बयां से हम। अब तो लगता है कि गालियों से भी कुछ न कुछ मिलता ही। बिल्कुल। कोई सवाल इस पर जवाब क्या दीजिएगा आशुतोष जी? छोड़िए। नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। बिल्कुल आपने कहा कि देखिए, जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि संसद लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती, जब हम कहते हैं संसद इतनी कमजोर नहीं, अपमान नहीं हो सकता, तभी अप्रत्याशित होता है। इस संसद के अंदर स्पीकर महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। अगर अप्रत्याशित होने वाला था, अगर संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी? क्यों नहीं अभी तक जांच के आदेश दिए गए? क्यों उन लोगों का चेहरा बेनकाब नहीं किया गया जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई अगला सवाल खड़े कर रहे थे? आज तक जांच नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर है? क्या इतनी कमजोर है? ठीक है, वैलिड पॉइंट। आपके पास षड्यंत्र की जानकारी है और आप उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करें। एक सवाल सिद्धार्थ जी से करना चाहता हूँ। अभी जी ने बहुत अच्छा दुष्यंत कुमार जी को याद किया कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। लेकिन उल्टा हो रहा है, दुष्यंत जी
से तो बिल्कुल उलट चल रहे हैं। अब व्यक्तिगत आलोचना को ही राष्ट्र की आलोचना मान लिया है आपने। प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती, ठीक। सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती। ठीक। इसलिए नहीं बार बार है। ये कहना कि आपने राष्ट्र का अपमान किया है, वो मैं समझता हूँ कि उस पर ठीक से बात करनी। ठीक है, इसका जवाब तो ये लाख टके की बात जो है लास्ट में आई कि सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है, प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो ये लास्ट में लाख टके की बात जो है ये साहब बोल के गए। चलिए, तो डिबेट तो जो आपके सामने था, पक्ष और विपक्ष दोनों को आपने सुना गाली वाले मुद्दे पे। अपना विचार बनाइए, अपनी राय बनाइए, कौन सही और कौन गलत। और मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। एक रिक्वेस्ट आपको रहेगा अंत में कि अगर वीडियो प्रोग्राम हमारा पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए भैया, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।